हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। करंट अफेयर की हमारी डेली क्लासेस तो आती है, उसके साथ ही हमने एक और सीरीज प्रारंभ कर रखी है जिसमें जो मंथली पूरी करंट अफेयर के टॉप 100 टॉप 200 जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सॉल्व करवाते हैं। अगस्त के महीने की करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ 4 पार्ट्स में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 25 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में है। 3 पार्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये चौथा पार्ट है जिसमें 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। इसके बाद में अगला क्या रहेगा? अगला ये रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त माह की जो सुजस राजस्थान सरकार की जो पत्रिका है, सुजस पत्रिका, उसको भी मैं एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। क्योंकि आजकल आप सबको पता होगा कि आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। तो आरपीएससी क्या करती है कि जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो जो सुजस पत्रिका है उसमें न केवल करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती है, अपितु वो विभिन्न प्रकार की दूसरी चीज़ों को भी कवर करती है। चाहे वो आपकी आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे किसी चीज़ का ऐतिहासिक महत्व हो, उसको भी वो कवर करती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। आज अपन ये जो हमारा पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में 76 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो 76वें नंबर का क्वेश्चन था वो है कि 28 जून 2025 को जयपुर में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 1 करोड़ से अधिक का सहयोग देने वाले भामाशाह को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, भामाशाह ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा सरकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो स्कूल का निर्माण हो या फिर विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियां हों, उनको बढ़ावा देने के लिए डोनेशन दिया जाता है। उनको बढ़ावा देने के लिए डोनेशन दिया जाता है। एक भामाशाह थे, वो भामाशाह नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा महाराणा प्रताप को सहायता प्रदान की गई थी, तभी से ये फेमस है भामाशाह जी। ठीक है, तो भामाशाह जो पुरस्कार, भामाशाह सम्मान समारोह में 1 करोड़ से अधिक का सहयोग देने वाले भामाशाह को शिक्षा विभूषण की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि ऐसे भामाशाह जो 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग देते हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? शिक्षा भूषण की कैटेगरी में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है। इससे इन लोगों को भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं समाज के सही समाज के लिए, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है या फिर उनको पहचान या फिर प्रसिद्धि मिल रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित किए जाने वाले 15 सदस्य गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? हाल ही में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, बेसिकली एक प्रकार का कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं सरकार के द्वारा, जो भी प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं वो अधिकतर इसी में होते हैं, आरआईसी में, है ना। और आरआईसी आपका कहाँ पर स्थित है? झालाना डूंगरी में स्थित है। झालाना डूंगरी में स्थित है। जो भामाशाह डेटा सेंटर है, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर है, उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है वो कौन सी है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। इसका प्रबंधन हेतु हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक 15 सदस्य गवर्निंग बॉडी गठित की गई है, गवर्निंग बोर्ड गठित किया गया है। इस गवर्निंग बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे, इस गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे? राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे राजस्थान सरकार के। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके जो उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? आपके जो अर्बन डेवलपमेंट, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा इसमें विभिन्न सदस्य भी रहेंगे। विभिन्न सदस्यों की बात करें तो जो जेडी है, जैसे कि जेडीए के कमिश्नर हो गए, जयपुर जिला कलेक्टर हो गए, जो जयपुर ग्रेटर निगम है उसके कमिश्नर हो गए, है ना, ये सब लोग इसके सदस्य भी रहेंगे। बाकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे और इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, राजस्थान में गिद्ध संरक्षण हेतु, है ना, वल्चर कंजर्वेशन हेतु वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जिससे राजस्थान देश का ऐसा 5वां राज्य बन जाएगा? ठीक है, तो गिद्धों के संरक्षण हेतु एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ये इससे पहले 4 राज्यों में स्थापित किया जा चुका है ऑलरेडी। एक तो आपका हरियाणा में स्थापित किया जा चुका है। हरियाणा के बाद में उत्तर भारत की अगर बात करें तो अपन मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा चुका है, और 2 ईस्ट इंडिया में स्थापित किए हैं। एक तो आपका आसाम हो गया और एक क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा ना, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और अब 5वां जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है राजस्थान में। और राजस्थान की भी अगर अपन पर्टिकुलर बात करें तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जोड़बीड़ बीकानेर में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला समर्पित स्नेक पार्क सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, जिससे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपका पहला स्नेक पार्क ये किया जाएगा हर्बल पार्क कोटा में, है ना। तो ये बेसिकली आप इसका करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हो, जो पिछला वाला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है उसको भी करंट का क्वेश्चन मान सकते हो, या फिर इनको ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आप मान सकते हो। तो जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनके भी जो करंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के में, ठीक है ना, मेंस में। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 19 जून 2025 को एक प्रसिद्ध बाघिन, इस बाघिन का नाम क्या है, T84 एरोहेड का निधन हो गया है, उसके संदर्भ में सही कथन पहचानो, है ना। अब जैसे कि अगर आप मेरी करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी सारी बाघिन के बारे में मैंने कवर किया है। एक सरिस्का की बाघिन थी जो लापता हो गई थी, इसके अलावा एक टाइग्रेस मीरा थी और उसकी माँ जो कि रणथंभौर की टाइग्रेस है, उनके बारे में मैंने कवर किया था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये टाइग्रेस का संबंध कौन से टाइगर रिजर्व से रहा है या फिर कौन से नेशनल पार्क से रहा है। एक फेमस अगर अपन टाइग्रेस की बात करें तो टाइग्रेस T16 है, ये इतनी ज़्यादा फेमस थी, ये पहली बात तो बंगाल की बाघिन थी, है ना, बंगाल की बाघिन थी। इनको कहाँ रखा गया था, इनको रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रखा गया था। और ये इसलिए ये इनको अगर शॉर्ट में इनका नाम एक और फेमस हो गया था, उसका नाम क्या है, मछली। इनको मछली बाघिन के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, क्योंकि इनका जो गाल था, इनके गाल में मछली के प्रकार का एक साइन था, इसलिए इसको मछली बाघिन भी कहा जाता है। ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी, इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि इनके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगी और इनकी याद में राजस्थान सरकार के द्वारा रणथंभौर नेशनल पार्क में इनकी याद में एक समर्पित स्मारक भी बनाया जा रहा है, ठीक है। इनकी अगर अपन और डिटेल में बात करें तो इनको मगरमच्छ की शिकारी भी कहा जाता है, मगरमच्छ की शिकारी भी कहा जाता है क्योंकि इनको मगरमच्छ का शिकार करते हुए इनका एक सीन बहुत फेमस है। दूसरी बात है कि इनको क्वीन ऑफ लेक्स भी बोला जाता है ना, इनको क्वीन ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें इनके नाम पे थी T16, है ना। अब T16 की ही जो बेटी है, ये जो T16 की जो बेटी है ये है T16 की जो बेटी है इसका नाम क्या है, T19। क्या नाम है, T19। T19 का मतलब हो गया कृष्णा बाघिन। क्या नाम हो गया, कृष्णा बाघिन। और जो कृष्णा बाघिन भी अपनी माँ की तरह थी बिल्कुल, इन्होंने भी मगरमच्छ वगैरह के शिकार किए थे। और इनकी जो बेटी है T19 की बेटी है, उनका नाम है T84। क्या नाम है, T84। इसका नाम क्या है, एरो हेड, है ना, एरो हेड। ये बेसिकली T16 की क्या होगी, पोती होगी। और इनका भी मगरमच्छ करते हुए एक सीन काफ़ी फेमस हुआ था बीच में। ये भी मगरमच्छ शिकारी के रूप में जानी जाती है, फिर क्वीन ऑफ लेग्स के रूप में भी जानी जाते हैं। एरो हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो फेस है उस पर भी एक एरो जैसा साइन था, इसलिए इनको एरोहेड बोला जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसके संदर्भ में आपको सही कथन छांटना है। तो एक बार देख लेते हैं सही कथन कौन सा है कि 2014 में जन्मी एरोहेड कृष्णा T19 की बेटी और मान मछली T16 की पोती थी, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका। उसके बाएं गाल पर तीर के आकार के निशान के कारण उसका नाम क्या पड़ा, एरोहेड पड़ा। उसका संबंध रणथंभौर नेशनल पार्क से है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि जो एरोहेड है इसकी रिद्धि, सिद्धि और कंकती ये इनकी क्या है, बच्चियां हैं, यानी इनकी बेटियां हैं। यानी कि इनकी माँ क्या है, एरोहेड है, जिन्हें अक्सर रणथंभौर में उसके क्षेत्र में बढ़ते हुए देखा जाता है। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही है ना। कभी भी अगर आपसे रणथंभौर नेशनल, देखो किस प्रकार से आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है और कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। क्वेश्चन आता है मान लो RS मेंस में 2 नंबर का, 5 नंबर का, कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर रणथंभौर नेशनल पार्क पर टिप्पणी करो। सपोज आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, ये सब भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये उसका क्या हो गया, एक प्रकार से महत्व हो गया, है ना, उसका क्या हो गया, महत्व हो गया। तो इन सब के बारे में लिखोगे तो कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर आपके क्वेश्चन का, है ना, कि आपने जो आपके आंसर का जो आंसर लिखा है तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तथ्य आप वहाँ पर कोट कर सकते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निशुल्क यात्रा योजना एक योजना है, इसका नाम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निशुल्क यात्रा योजना। इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंचतीर्थ में शामिल नहीं है, है ना, पंचतीर्थ में इनका शामिल नहीं है। अब आप सबको पता होगा
कि जो डॉक्टर अंबेडकर है इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म की जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग ही इनके जो पंच तीर्थ थे वो घोषित किए गए हैं। जैसे बौद्ध धर्म में जब जहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करते हो उसको बोला जाता है दीक्षा भूमि, है ना। इसके अलावा जहाँ उनका निधन होता है इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, है ना। और जहाँ पर वो निवास करते थे या फिर रुकते थे इस जगह को बोला जाता है चैत्य। जहाँ वो बौद्ध धर्म के अनुयायी जहाँ पर पूजा करते हैं उनको क्या बोला जाता है? विहार। ये सब चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 स्थान हैं उनकी यात्रा करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। उन 5 तीर्थ 5 जगहों के नाम आपको बताने हैं। एक तो जैसे जन्मभूमि होगी, है ना, जो जन्मभूमि उनकी मऊ है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दीक्षा भूमि उनकी नागपुर में थी, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। महापरिनिर्वाण भूमि यानी कि अंतिम जो समय है उन्होंने अपना कहाँ पे गुजारा था? दिल्ली में ही उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि का मतलब है कि जहाँ पर वो रहे थे। चैत्य का मतलब होता है कि ऐसा स्थान, रुकने का स्थान। तो मुंबई में बिल्कुल उनका जो कार्यस्थल है क्या रहा था? मुंबई रहा था। मुंबई से ही वो चुने गए थे संविधान सभा के। जब वो सदस्य बने थे तो मुंबई की सीट से ही वो चुनकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है शिकागो यूएसए, जहाँ वकालत के दौरान रुके थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने जो वकालत की थी वो कहाँ से की थी? ब्रिटेन से की थी। ब्रिटेन में भी बेसिकली कहाँ से की थी इन्होंने? इंग्लैंड से की थी। तो ऑप्शन 5 इसका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगर अपन देखें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही छांटना है आपको। आप सबको मैं पहले तो बता दूं कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है बेसिकली किसके लिए चलाई जा रही है? जो भी हमारा गुजरात बॉर्डर है, यानी कि अगर अपन राजस्थान की बात करें तो ये जैसे कि राजस्थान का मैप है, तो इसमें जो गुजरात बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, खासकर जो उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, बाड़मेर हो गया और जालोर का भी कौन सा क्षेत्र है? रानीवाड़ा। वहाँ पर ये परियोजना चलाई जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ के जो भी दुग्ध उत्पादक है उनको संबल का मतलब है कि उनको सहारा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के डेयरी विभाग ने इन चारों जिलों के दूध उत्पादक पशुपालकों के लिए स्टेट बॉर्डर डेयरी विकास नीति के तहत विशेष कार्य योजना बनाई है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। योजना के तहत अब तक मिलने वाले 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान के साथ अब अतिरिक्त 2 रुपये लीटर बोनस देने का प्रावधान भी किया गया है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है इसमें इन 4 राज्यों से सटे जितना भी क्षेत्र है इनके जो दुग्ध उत्पादक होते हैं उनको सरकार के द्वारा 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान भी दिया जाता है। यानी कि जिस भी रेट में इनका दूध बिकता है उसके अलावा सरकार 5 रुपये इनको अलग से देती है। साथ ही साथ अभी हाल ही में सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि हम इनको 2 रुपये अतिरिक्त क्या देंगे? बोनस भी देंगे। तो इस प्रकार से आप मान सकते हो कि सरकार के द्वारा टोटल 7 रुपये भी इनको अलग से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। इस योजना से कुल 20,786 पंजीकृत दुग्ध उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ऑल अबव आर करेक्ट। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शंस के माध्यम से मैंने पूरी योजना को कवर कर लिया है। नेक्स्ट है कि 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई 2025 को, कब? 26 जुलाई 2025 को कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कारगिल शौर्य वाटिका का जो उद्घाटन किया गया है बेसिकली राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर में किया गया है। ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मल पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है कि डीग जिले के बहेज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई खुदाई में किस लिपि में अंकित 2 मुहरें मिली है जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जा रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, इसने जो डीग जिले का बहेज गांव है, डीग जिले के बहेज गांव में एक खुदाई की थी। इस खुदाई में इनको लिपि मिली है ना, कुछ लिपि मिली है। 2 मुहरें मिली थी बेसिकली, ये 2 मुहरें मिली थी। इन 2 मुहरों में एक पर्टिकुलर लिपि अंकित है और ये जो मुहरें हैं ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 साल पहले की है, लगभग 5,000 साल पहले की है, जिन्हें भारतीय
उपमहाद्वीप में इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जा रहा है। तो ये कौन सी लिपि के साक्ष्य हैं? ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य हैं। अगर ब्राह्मी लिपि की अपन बात करें तो इसका जो समय लगभग वही था 7000 से लेकर ये जो 5000 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, यही इसका समय था। और ये जो दो लिपियाँ मिली है जो कार्बन डेटिंग पद्धति से, इनका जो अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5000 साल पुरानी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाण इसी जगह से मिले हैं, बहेज गांव से, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत सर्वाधिक पशुओं का पंजीकरण कर कौन सा गांव पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? आप सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना बेसिकली जो पशुपालक होते हैं वो अगर अचानक से या फिर किसी कारणवश उनके जो पशु है वो मर जाते हैं या फिर किसी भी तौर पर उनके साथ मृत्यु घटित हो जाती है, तो उनको सहारा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसमें उनके कोई भी 2 पशुओं का क्या किया जाता है? बीमा किया जाता है। और जो प्रति बीमा जो राशि प्रदान की जाती है वो कितनी है? 40,000 रुपये प्रदान की जाती है। जैसे आप 2 गायों का कर सकते हो, है ना, 2 गायों का बीमा करवा सकते हो, 2 आप भैंसों का बीमा करवा सकते हो, 2 भैंसों का बीमा करवा सकते हो। इसके अलावा बकरियों का अगर बीमा करवाना है तो टोटल 10 बकरियों का बीमा करवा सकते हो, है ना। और एक बकरी की जो बीमा की राशि होगी वो कितनी होगी? 4000 होगी। तो 10 बकरियों की टोटल कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी, है ना। तो 10 बकरियों को 1 यूनिट के बराबर माना गया है, यानी कि जैसे एक गाय है तो वो 1 यूनिट है, इसी प्रकार से 10 बकरियां उनको 1 यूनिट माना गया है। इसके साथ साथ 10 भेड़ों को भी, आप शिप को भी कवर कर सकते हो, भेड़ों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक क्या हो जाएगा? आपका ऊंट हो जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा? उष्ट्र हो जाएगा, या फिर एक क्या हो जाएगा? आपका ऊंट हो जाएगा। तो ये जो जानवर है, इन जानवरों का आप क्या कर सकते हो? इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हो। और अगर किसी भी वजह से ये जानवर अगर मर जाते हैं तो सरकार आपको बीमा के स्वरूप में कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? 40,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी, है ना। तो इस योजना के तहत अभी हाल ही में एक गांव चर्चा में रहा था बीकानेर का, जिस गांव का नाम क्या है? दांतल गांव। उन्होंने इस योजना के तहत सर्वाधिक क्या करवाया है? पंजीकरण करवाया है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रखना है। वैसे अगले वाले क्वेश्चन में मैंने इस पूरी योजना को कवर भी कर लिया है ताकि जिन लोगों को नहीं पता हो उनको वापस से पता चल सके। इस योजना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, सबसे पहले तो आपको कौन सा कथन सही है ये छांटना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि पशुपालकों को उनके मवेशियों की मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आप सब लोगों को बताया कि किसी भी कारणों से अगर वो मर जाते हैं तो उनको बीमा जो उनका जिनका पहले बीमा करवा रखा था सरकार के द्वारा उनको वो राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये योजना प्रदेश के पशुपालकों के लिए पशुधन के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज प्रदान करती है। 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज प्रदान करती है ना। पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू गायों के लिए, है ना, अधिकतम 2 अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि 2 गाय होगी, 2 भैंस होगी, 1 गाय या फिर 1 भैंस हो गई, या फिर जैसे कि 10 बकरियां हो गई, है ना, 10 बकरी को 1 यूनिट माना गया है ना, या फिर 10 भेड़ होगी, या फिर 1 ऊंट हो गया। इन पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा सकता है। सही, बिल्कुल सही बात है। बीमा के लिए 1 कैटल यूनिट पशु की, 1 कैटल यूनिट का मतलब है जैसे 1 गाय या फिर 10 बकरियां, 10 भेड़ें या फिर 1 भैंस या 1 ऊंट, इनकी अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है? 40,000 रुपये ही होगी। अतः सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, एक बार आप सभी वापस से इनको पढ़ के खुद भी इनका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, प्रदेश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स की शुरुआत किस संस्थान में की जाएगी? ठीक है, एक बार मैं वापस से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि प्रदेश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स की शुरुआत किस संस्थान में की गई है? तो ये कौन से संस्थान में की गई है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। 88वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप में? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो जो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें श्याम सुंदर स्वामी ने, इनके एक और पार्टनर थे, इनका पार्टनर क्या है? राकेश कुमार। इनके पार्टनर का नाम क्या है? राकेश कुमार। इन दोनों ने आपस में मिलकर कंपाउंड प्रतियोगिता में, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? युगल, है ना, एक प्रकार से जॉइंट रूप से,
तो युगल कंपाउंड प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन देखें आरसीए, आरसीए का मतलब क्या है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट की जो कोलविन शील्ड है, एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। इस आयोजन का क्या नाम है? कोलविन शील्ड 2025 का विजेता कौन बना है ना? तो इसका जो विजेता कौन बना है? जयपुर। अभी अगर आप 2025 के जो क्वेश्चंस देखेंगे या फिर विभिन्न एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, खासकर अगर अपन आरपीएससी की बात करें तो अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम करवाए गए थे उनमें अगर आप करंट अफेयर का स्तर देखेंगे तो बहुत ही धांसू था। धांसू इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे गए थे। अपन जनरली अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें तो इस प्रकार की खबरों को कवर करते हैं कि भाई कोई अगर फेमस वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियनशिप हो गया, लेकिन आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार से बहुत गहरे तरीके से जो भी लोकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होती है फिर लोकल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप लोगों को कवर करना शुरू कर देना चाहिए, यही कारण है कि मैंने इनको ऐड किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि जुलाई 2025 में हैदराबाद में आयोजित 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है ना? अब ये 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता थी, अब इसमें जरूर राजस्थान का कुछ ना कुछ रहेगा, है ना? अगर राजस्थान का किसी प्लेयर ने कुछ ना कुछ जीता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो यह है कि राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 स्वर्ण पदक से टोटल 20 पदक जीते, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वुशु एक आधुनिक चीनी मार्शल आर्ट है जो पारंपरिक चीनी कलाओं पर आधारित है, ये नॉर्मल चीज़ थी, तो इसलिए सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के वो भी आप लोगों को थोड़े पता होने चाहिए क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं। 10 से 12 जुलाई 2025 तक प्रदेश के पहले राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया था, है ना? तो चूंकि ये पहला है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, पहला, लास्ट, आखिरी, अंतिम, है ना? राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट, इसका आयोजन जिस जगह किया गया था उसका नाम क्या है? हनुमानगढ़। क्या नाम है उसका? हनुमानगढ़ है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 ये भी प्रथम बार आयोजित की गई। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 इसका प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 है, इसका अगर अपन प्रथम संस्करण की बात करें तो उसका आयोजन कहाँ किया गया है? पुष्कर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो एक बार आप खुद इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें क्योंकि आने वाले जो भी क्वेश्चन सब आपके स्पोर्ट्स से संबंधित ही रहेंगे। ठीक है, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? श्री महेंद्र गुज्जर जी। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, है ना, राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण किन 3 खेल संघों की मान्यता को रद्द कर दिया है या फिर समाप्त कर दिया है? यानी कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ है, इन्होंने नियमों का पालन नहीं करने के कारण राजस्थान के किन 3 खेल संघों, किन 3 स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की मान्यता को समाप्त कर दिया है? तो एक तो जूडो है, एक हैंडबॉल है और एक क्या हो जाएगा? तैराकी। इनके द्वारा ये जो संघ ने जो भी नियम बना रखे हैं इन नियमों का पालन नहीं किया गया था, अतः इनकी जो भी मान्यता है ये मान्यता क्या कर दी गई है? रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो जूडो, हैंडबॉल और तैराकी। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसमें आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, है ना, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान की टीम ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और टोटल कितने पदक जीते थे? 17 पदक जीते थे। इनमें से 13 तो गोल्ड थे, 13 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ही क्या थे आपके? ब्रॉन्ज। 2 ही क्या थे? ब्रॉन्ज, है ना। अब जो 13 गोल्ड है, चूंकि गोल्ड काफ़ी सारे हैं तो इतने लोगों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनमें यही क्वेश्चन बनता है कि कितने पदक जीते गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर अपन देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ में शैक्षणिक अनुबंध करने की अनुमति पाने वाला राजस्थान का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्धमान महावीर खुला कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें समझाने का कुछ भी नहीं होता और आप लोगों को भी ये रटने चाहिए। और चूंकि मैंने भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो करंट अफेयर को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करो। एक 4-5 बार तो आप केवल प्रूफ रीडिंग कर लो, यानी कि गो थ्रू कर लो बस। बाद में फिर आप उनको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उनके ऊपर अंडरलाइन करो। एक टाइम आएगा कि आपको सब याद हो जाएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल सब कुछ रटवा याद होना चाहिए। आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं बेसिकली। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको नाम पता रहेगा, दिमाग में कहीं ना कहीं छपा रहेगा, तो वैसे भी आप उसको सही कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट 28 जून 2025 को सहकारिता विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा पर्यटकों के लिए बाइक ऑन रेंट सेवा को कोऑप राइड, है ना, इस पूरी सेवा का नाम क्या है, बाइक ऑन रेंट सेवा कोऑप राइड का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। तो बेसिकली उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर सहकारिता डिपार्टमेंट के द्वारा पर्यटकों के लिए मतलब कोई भी बाइक आप रेंट पर ले सकते हो और पूरी सिटी घूम सकते हो, है ना। तो ये सेवा किसके द्वारा की गई है, सहकारिता विभाग के द्वारा की गई है। और कौन से जिले से प्रारंभ की गई है, उदयपुर से प्रारंभ की गई है, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं। 14 जून 2025 को विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती की लेखिका कौन है ना। ये पुस्तक हाल ही में विमोचित हुई थी। हालांकि ये लिखी गई तो पुष्पा गोस्वामी जी के द्वारा थी, अब इनका निधन भी हो चुका है, लेकिन इस पुस्तक को बाद में लॉन्च किया है, बाद में विमोचित किया है, इसका अनावरण बाद में किया है। और पुस्तक का नाम क्या है, मरुधरा के मोती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्गीय पुष्पा गोस्वामी जी। नेक्स्ट अगर अपन देखें, राजस्थान सरकार ने राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया है कि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हम 2030 तक राजस्थान को चाइल्ड लेबर से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, है ना। चाइल्ड लेबर से राजस्थान को मुक्त कर देंगे, चाइल्ड लेबर से। तो ये कब तक का टारगेट रखा है, 2030 तक का टारगेट रखा है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, 5 जुलाई 2025 को जापान में संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित कबीर यात्रा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। ठीक है, 5 जुलाई 2025 को जापान में संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित कबीर यात्रा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल फोक फाउंडेशन बीकानेर। ठीक है, तो साथियों ये अगस्त के टॉप 100 क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। जरूरी नहीं है कि टॉप 100 क्वेश्चन बनते हैं, टॉप 200, 300, 400 कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु मुझे लगा कि ये 100 क्वेश्चन है जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। फिर भी अगर आप पूरी वैसे तो आपको करंट अफेयर पढ़नी है, किंतु जब भी आप एग्जाम देने जाए तो एक बार पहले इन टॉप 100 क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके जाए। अब चूंकि सितंबर महीने की मैंने पूरी करंट अफेयर आप लोगों को सोल्व करवा दी है, कुछ ही दिनों में मैं उसके भी टॉप 100, 150 जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।